हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद अजय सर क्लास में। मैं प्रकाश सर एक बार फिर से उपस्थित हूँ बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन के साथ। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये प्रश्न सी टेट, MP टेट एंड रीट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और मैं ऐसे मेथड से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा जो आपको हमेशा याद रहेंगे। बिल्कुल नए और सबसे अलग प्रश्न होंगे, ठीक है, जो सी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ से सर्च करेंगे टारगेट विद अजय सर, आपको हमारा लोगो दिख जाएगा और वहाँ से आप टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं इन प्रश्नों का PDF, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और प्रश्न नंबर 1 है हमारा है, चौमोस्की का विकास सिद्धांत आधारित है संज्ञान पर, भाषा पर, नैतिकता पर, समाज पर। दोस्तों, अगर आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और लास्ट में आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, क्योंकि 15 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सबसे अलग प्रश्न होंगे। आपको बताना पड़ेगा कि आप कितने प्रश्न इसमें से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप 10+ सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, और 13+ करते हैं तो आपकी तैयारी सच में बहुत अच्छी है, ठीक है। आप एग्जाम में 120+ कर सकते हैं, क्योंकि इजी प्रश्न ये नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि सबसे पहले आपको हमारा वीडियो प्राप्त हो सके। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा पर। नोम चोमस्की के बारे में थोड़ा सा बता दूं। चोमस्की का जन्म, नोम चोमस्की इनका पूरा नाम है, ठीक है, नोएम चोमस्की। और चोमस्की का जन्म 1928 में फिलाडेल्फिया में हुआ था। वे अपने समय के प्रमुख शिक्षा शास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों में भाषा के विकास पर कार्य किया और उनके अनुसार भाषा का विकास आसपास के परिवेश से प्रभावित होता है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, सृजनात्मक बालक वह है जो अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता, भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है, श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखता है। सृजनात्मक बालक क्या, क्रिएटिव चाइल्ड, ठीक है, कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है, ठीक है। कैसे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सृजनात्मकता एक सकारात्मक प्रवृत्ति होती है, यह नवाचार से युक्त होती है और सृजनात्मक बालक अन्य बालकों की अपेक्षा ज़्यादा आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा तार्किक क्षमता रखते हैं। वे हमेशा किसी कार्य को नए तरीके से करने का प्रयास करते हैं और उनमें जोखिम उठाने की क्षमता का विकास हो जाता है। किसी कार्य को नए तरीके से करते हैं और किसी भी जो भी वो सोचते हैं, उनका वो जो चिंतन स्तर होता है वो काफ़ी बेहतर होता है और किसी वस्तु को मूल रूप में वो सोचने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, कुछ नया सोचते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, जिसमें जोखिम की सदैव संभावना बनी रहती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया? वॉटसन, फ्रांसिस गाल्टन, बीने या विलियम वुंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 2, फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है। और गाल्टन का जन्म हुआ था 16 फरवरी 1822 को, ठीक है, और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि तथा अन्य भिन्नता में आनुवंशिक लक्षणों को महत्व दिया। पहले वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी आनुवंशिक भिन्नता का प्रतिपादन अपनी पुस्तक किसमें किया है? तो हेरिडिटी, ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी थी? हेरिडिटी जीन। अपनी हेरिडिटी जीन पुस्तक में आनुवंशिक भिन्नता का प्रतिपादन किया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, ठीक है, प्लीज़ आप अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर करेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन या अचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह कहलाता है उष्मायन चरण, अलगाववादी चरण, पूर्वोत्तर चरण, चतुर्थ चरण। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा अलग होंगे और आपको न्यू प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो आप सारे प्रश्नों को लास्ट तक देखेंगे और बने रहें। कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और इस चैनल पे जितने भी लोग क्वेश्चन करते हैं, जितने भी लोग अब तक क्वेश्चन पूछे हैं, उनके सभी प्रश्नों का आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्मायन चरण, ठीक है। सृजनात्मकता की प्रक्रिया चरणबद्ध होती है। यह सबसे पहले समस्या की समाधान या कुछ नया करने को सोचती है और यह अवस्था सामान्यतः उस्मायन चरण कहलाती है। जो अचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है, सृजनात्मकता में मौलिकता पाई जाती है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर प्रश्न होगा, एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है? छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, यह समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए, या सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में, ठीक है। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले थोड़ा सा इसमें आप एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बालकों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है। क्या उद्देश्य होता है शिक्षक का? कि बालकों का सर्वांगीण विकास किया जाए, चाहे बालक किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी अवस्था में हो, ठीक है। उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, धार्मिक पृष्ठभूमि क्या है, रुचि किसमें है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए आप बच्चे को ज्ञान प्रोवाइड करेंगे। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत यथा निरंतरता का सिद्धांत, विकास की एकरूपता का सिद्धांत तथा एकीकरण का सिद्धांत इत्यादि बालकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अध्यापक इन सिद्धांतों का प्रयोग कर यह जानकारी एकत्रित करते हैं कि बालकों को कैसे एवं किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 के तरफ। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है। नैतिक एवं धार्मिक धारणाओं से, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, शैक्षणिक वातावरण से या कानून सम्मत निर्णयों से। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। मनोवैज्ञानिक पहलू में अनेक प्रवृत्तियां शामिल होती हैं। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक या वातावरणीय संदर्भ को शामिल किया जाता है और मनोविज्ञान में मानसिक प्रवृत्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग देना, शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस पे चला जाएगा? इसका राइट आंसर चला जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर चला जाएगा 7 का 4 पे, ठीक है। सभी सही है, सारे ही ऑप्शन सही है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, स्कूल तथा समाज एक दूसरे से संबंधित हैं और स्कूल से अर्जित ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग समाज में किया जाता है। स्कूल समाज या समुदाय से अलग नहीं है, अतः समाज ही स्कूल के वातावरण को स्वस्थ बनाने में भूमिका निभाता है और शिक्षक तथा अभिभावक संबंध भी स्कूल के वातावरण के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है गाइज, अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, ठीक है। 15 प्रश्न होंगे जिसमें से 7 प्रश्न हो चुके हैं, 8 और प्रश्न आपके रह गए हैं, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे जो क्लासेस चलती हैं, हिंदी अभी प्रेजेंट टाइम में हिंदी चल रही है, मैथमेटिक्स चल रही है, इन्वायरमेंट चल रहा है और सीडीपी चल रही है। 4 क्लासेस यहाँ पे आपको रेगुलर मिल रही हैं, ठीक है। तो आप चारों क्लास करना चाहते हैं, अगर आपने क्लास नहीं किया है तो प्लेलिस्ट जाके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सारे ही क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। हिंदी, एबीएस, सीडीपी और मैथमेटिक्स,
ठीक है। और लगभग अब तो जो पहले तो 20-25 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जाती थी जिसमें काफ़ी समय लग जाता था, अब हम शॉर्ट में 15 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं जिसमें बिना किसी का कमेंट लिए हुए 15 क्वेश्चन हम कम समय में ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, वाइगोस्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है? स्वर समंजन या ट्यूनिंग, व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना, ट्यूटरिंग, पेंडुलम समस्या या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आपको कई बार मैंने बताया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जेडपीजी, ठीक है। जेडपीडी क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? जब कोई बच्चा किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है और किसी वयस्क साथी के द्वारा उसमें सहयोग की मात्रा दी जाती है तो वो कहलाता है हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र बालक के वर्तमान और संभावित विकास के बीच का अंतर होता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते प्रश्न नंबर 9 की तरफ। एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं? संरचनात्मक अर्थविज्ञान, उपस्वन या वाक्य विन्यास या स्वनिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाक्य विन्यास। क्या वाक्य विन्यास क्या होता है? वाक्य विन्यास में शब्दों को सार्थक रूप में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। वाक्य विन्यास कहलाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। वाइगोस्की के अनुसार निकटस्थ या समीपस्थ विकास क्षेत्र या जेडपीजी है। अभी मैंने आपको बताया क्या होता है जेडपीजी। बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर का योगफल, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर। नेक्स्ट है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का गुणनफल। या फोर्थ है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अनुपात। सभी भाई बहन आंसर बताएं, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्या होता है? मैंने आपको बताया बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर, ठीक है। निकटस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत रूसी मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्री लेव वाइगोस्की ने दिया था और इस सिद्धांत में बालक को किसी के सहयोग से तथा बिना सहयोग के कार्य का अंतर बताया जाता है। इसमें स्वयं के प्रयास तथा दूसरे द्वारा प्रदत्त सहायता के बीच संबंध बताया जाता है, ठीक है। चलते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच ... के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। अंतर को, आवश्यकता को, भिन्नता को या संबंधों को, ठीक है। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं गाइज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर किस पे चला जाएगा? तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी पे, ठीक है। कैसे? ध्यान से सुनेंगे आप लोग। बालकों के सीखने की प्रक्रिया आकलन, मूल्यांकन तथा अनुदेशन के बीच संबंधों पर निर्भर होती है। क्या? तो बालकों को सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच क्या होती है? जो प्रक्रिया होती है ये संबंधों पर निर्भर होती है। यदि दोनों के बीच सकारात्मक संबंध हो तो सीखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और यदि दोनों के बीच नकारात्मक संबंध हो तो सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। चलते प्रश्न नंबर 12 की तरफ। बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है जो उस समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं। इन तथ्यों के संकलन में से बालक में पैदा होता है अभिप्रेरणा, चिंतन, विश्लेषण या भाषा विकास। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस हैं। तो आप लोग आंसर अपना बताएंगे गाइज, सभी भाई बहन अपना आंसर बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो नीचे आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम का लिंक क्लिक करके और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिंतन। चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक गुण पाया जाता है। इसमें समस्या के कारण तथा उसके समाधान पर विचार किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 इज राइट। चलते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। रिक्त स्थान
किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। अभिवृत्ति, समस्या समाधान, अभिप्रेरणा या कल्पना। ठीक है, तो दिए गए विकल्प के अनुसार अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, समस्या समाधान सर्वाधिक उपयुक्त है। अभिवृत्ति तथा अभिप्रेरणा से व्यक्ति स्वयं प्रेरित होता है। ठीक है, अभिवृत्ति तथा अभिप्रेरणा से व्यक्ति स्वयं प्रेरित होता है और समस्या समाधान में वह बाधाओं को समाप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए हमारा राइट आंसर 1, 3 और 4 ना होकर के केवल 2 हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 2 प्रश्न और शेष रह गए हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की गतिविधियों, विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी या 2, संवेदी प्रेरक अवस्था। आपको पता है संवेदी प्रेरक अवस्था जिन पियाजे जी की अवस्थाओं का प्रथम स्टेज है, प्रथम अवस्था है, जिसका जो आयु होती है वो जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था में बालक शारीरिक गतिविधियों से अपनी मनोदशा को व्यक्त करता है। शारीरिक गतिविधियों से, ठीक है, सेंसरी मोटर अवस्था होती है। अपनी गतिविधियों से, जैसे हाथ, मुंह, नाक, कान के द्वारा बालक सोचता है, समझता है। ठीक है, और इस समय उसके पास शब्दावली नहीं होती है, वह चेहरे के हाव भाव को समझता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलते प्रश्न नंबर लास्ट की तरफ, और हमारा लास्ट प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के अलग अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में एनसीएफ के अनुसार सभी बालकों को एक साथ बिठाकर एक क्लासरूम में सभी को एक साथ बिठाकर क्या करना है, शिक्षा देना है, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों की सीमाओं का निर्धारण करना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, असमर्थ बालकों का खेल, भ्रमण, व्यायाम आदि कठोर क्रियाओं से दूर रखना, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि असमर्थ बालकों को खेल, भ्रमण, व्यायाम और कठोर क्रियाओं के लिए आप प्रेरित करेंगे, ना कि दूर करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। प्रतिभाशाली सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। ठीक है, सामान्यीकरण में छात्रों के बीच अंतर का विभेद नहीं किया जाता है। इसमें प्रतिभाशाली बालक तथा सामान्य बालक को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है, परंतु सामान्य बालकों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है गाइज, तो सभी भाई बहन और दोस्त आप कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे एंड गुड लक।